हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है आरआरबीज़ के लिए। आपको पता होगा कि आरआरबी का जो एग्ज़ाम होता है वो इसी समय होता है, जो आईबीपीएस प्योर क्लर्क एग्ज़ाम से थोड़ा पहले ही होता है। इस बार थोड़ा सा लेट है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ये आ चुका है। हम देखेंगे नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, क्या कुछ बदलाव हुए हैं या फिर कैसा रहेगी मार्किंग, क्या होगा, नेगेटिव मार्क, सेक्शनल कट ऑफ है कि नहीं है। सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक बात। ओके, और वैकेंसीज़ भी देखेंगे कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो मेरे ख्याल से आप बाकी चीज़ों से तो आप परिचित होंगे ही होंगे कि कैसे इसके फॉर्म को फिल किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ से आपके सामने नोटिफिकेशन रखा हुआ है। इसमें शुरुआत में दिया गया पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज़ की कौन कौन सी आरआरबीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार का जो एग्ज़ाम होगा उसमें। आप उसकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं अपने राज्य के हिसाब से। ओके, देख सकते हैं किस राज्य में कितनी आरआरबीज़ हैं और उसके लिए कौन सी डिज़ायर्ड लैंग्वेज है। ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए, डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज वाला। क्योंकि अगर आप ऐसे देखते हैं, मान लीजिए आप कहीं साउथ से बिलोंग करते हैं और आप देखते हैं कि यूपी के किसी बैंक में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन आपको फिर यहाँ की जो भाषा है लोकल लैंग्वेज हिंदी आनी चाहिए। तो हिंदी अगर आपको नहीं आती है तो फिर आगे चल के दिक्कत होती है। तो इसीलिए जो डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज है उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। हर एक स्टेट की अपनी अलग है। जैसे आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक जो है तेलंगाना स्टेट में पड़ता है, तो इसके लिए तेलुगु है। ओके, तो तेलुगु अगर नहीं आती तो यहाँ से आपका फॉर्म भरने का भी कोई मतलब नहीं है। तो शुरुआत हम करते हैं यहाँ से कि जो आरआरबी के एग्ज़ाम होंगे, आपको पता है ऑफिसर स्केल 1 और यहाँ पे उससे पहले क्लर्क, ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3, ये 4 तरह के पोस्ट पे एग्ज़ाम होते हैं। ओके, तो मल्टीपर्पज़ जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए होता है ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। मेनली जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो क्लर्क और पीओ के लेवल की बात करेंगे। ओके, क्योंकि इसी को ज़्यादातर लोग देते हैं। बाकी उसके बाद स्केल 2 और 3 वाले वही लोग देते हैं जो पहले से नौकरी कर रहे होते हैं और उनको एक्सपीरियंस होता है, सारी चीज़ें पता होती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहली बात लिखी गई है वो क्या लिखी गई है कि कैंडिडेट जो है कहीं से भी, मतलब किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा है तो पीओ के लिए नहीं कर सकता। वो हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है अलग अलग, और उसको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ीस देनी होगी। मतलब अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट और पीओ, तो आपको 2 अलग अलग फ़ीस देनी होगी, 2 अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप क्लर्क के लिए एक बार अप्लाई कर लीजिए यूपी से और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाइए किसी और प्रदेश के लिए अप्लाई करिए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। फिर हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे शुरुआत में ही बता दिया गया है कि आप जब फॉर्म भर रहे होते हैं तो जो भी चीज़ें हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद जैसी भी उसमें रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप अगर एलिजिबल हैं, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, तभी आप अप्लाई करिए। ऐसा मत करिए कि आप अप्लाई कर दीजिए, बाद में जाकर के आप बहाना देंगे कि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपका जो एज है वो बीत चुकी है लेकिन तब आपको पता नहीं था। वो सब आगे काम करता नहीं है, क्योंकि आगे जब भी आपका इंटरव्यू का समय होगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय होगा, उस समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप एलिजिबल नहीं होते हैं, भले ही आपने सारे एग्ज़ाम पास किए हुए हैं, तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और यही बात लागू होती है कैटेगरी को लेकर के भी। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं अभी शुरुआत में ही, तभी आप जो कैटेगरी है वो अपनी ध्यान से भरिए। अगर आप जनरल में हैं जनरल भरिए, ओबीसी में है तो ओबीसी भरिए। अगर आपने मान लीजिए ओबीसी भर दिया लेकिन आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं, मतलब अगर आप क्रीमी लेयर में आ रहे हैं और आपने सोचा भर देते हैं और आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है, तब आगे चल के आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं कि कोई बात नहीं मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं मुझे जनरल की तरह ट्रीट करो। ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर आगे चल के आप कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे और सर्टिफिकेट ना होने की वजह से आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है। ओके, तो ये जो बीच की बातें हैं, मतलब छोटी छोटी बातें हैं, खैर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये मैंने बताई आपको। फिर पहली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो नेशनलिटी को लेकर के, ये सब आपको पता ही होगा कि आपको कहाँ का नागरिक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। जो दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि एज है, तो एज आपकी काउंट कब से होगी? 1/7/2020 से, मतलब इस दिन तक आप कितने साल के होने चाहिए ये वहाँ पे देखा जाएगा। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। अगर हम ऑफिसर स्केल 3 की बात करें तो ये 21 से 40 साल के बीच में, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि
यहाँ पे उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो पहले से जॉब कर रहे होते हैं। स्केल 2 की बात करें तो 21 से 32 साल के बीच में है। हम जो मेनली फोकस हमारा होगा वो ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के ऊपर होगा। तो ऑफिसर स्केल 1 की जो एज है वो 18 साल से 30 साल तक की है, और दोनों ही जो एज है वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूसिव होंगी। ओके, ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए यहाँ पे आपका जो बर्थडे है, मान लीजिए वो 29 जून को पड़ा। ओके, 29 जून को आप 31 साल के हो गए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक साथ को आप 31 साल के हो गए हैं, आपके बस 2 दिन पहले ही तो पड़ा था, ये सब नहीं माना जाता। ओके, डेट एकदम आपकी फिक्स होती हैं, उसको लेकर के कुछ भी थोड़ा बहुत बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पे एक अंदाज़ा दिया गया है कि अगर आपका जन्म, यहाँ पे लिखा गया है 3/7/1990 से पहले, और यहाँ पे लिखा गया है 30/6/2002 के बाद जो है ना हुआ हो, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपका जो जन्म है वो 2/7/1990 को हुआ होगा तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका जन्म 1/7/2002 को हुआ होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोनों ही डेट इंक्लूसिव हैं। ओके, इसी तरह हम अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 18 से 28 साल इसकी एज है, और वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। ओके, तो आप इसको याद रखिए। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, जो जैसा पहले होता था वैसा अभी भी है, और आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इसमें आते हैं तो 5 साल या 10 साल का जो भी रिलैक्सेशन मिलता है आप उसका लाभ ले सकते हैं। हम आगे बढ़ें, एज वगैरह को छोड़ करके कुछ यहाँ पे और भी एलिजिबिलिटीज़ हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हैं या फिर किसी भी तरह से फिजिकली इम्पेयर्ड हैं तो आप उसके लिए देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और सेक्शन इस बार जुड़ गया है EWS का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। अगर आप आते हैं तो इसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। तो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क के लिए इसको भर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, मतलब आप आर्ट से हैं, साइंस से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, कोई मैटर नहीं करता, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए बैचलर की, मतलब आप पास हो चुके हों। ओके, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब आप किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर उसके समांतर किसी विद्यालय से आपने पास किया है बैचलर, वो आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा जो इसमें और यहाँ पे है क्या है, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड इन पार्टिसिपेटिंग RRBs, मतलब जिस RRB के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसको आपने टारगेट रख रखा है, तो आप देख लीजिए शुरुआत में जहाँ पे मैंने दिखाया था कि उसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो क्या है। अगर हिंदी है तो आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए बोलने, लिखने, समझने सब में। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, डिज़ायरेबल क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये डिज़ायरेबल है। आजकल तो सबको आता ही है कंप्यूटर, तो इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको याद रखिएगा, इसमें कहीं भी किसी भी तरह के परसेंट की बात नहीं हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर कितना परसेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे कोई परसेंट की बात नहीं है। आप पास हो गए हो, चाहे आप 33% से ही पास हुए हों, और आप अगर अप्लाई करते हैं, आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो उसमें वो नहीं देखा जाएगा कि आपके मार्क्स जो है ग्रेजुएशन के बहुत कम इसलिए आपको नहीं लिया जाएगा, वो सब वहाँ पे नहीं देखा जाता। ओके, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 की, तो यहाँ भी वही है, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर उसकी इक्विवेलेंट। ओके, सेम बात, नो परसेंटेज, कोई परसेंटेज का यहाँ भी कोई चक्कर नहीं है कि आप परसेंटेज को लेकर के टेंशन लीजिए, बस आप पास होने चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटिनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। मतलब यहाँ पे इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि प्रेफरेंस देंगे। मतलब मान लीजिए आप हैं, आपने BA किया हुआ है, आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी से कहीं से भी, और कोई सामने आपके बैठा हुआ है जिसने BSc किया हुआ है एग्रीकल्चर से। ओके, तो दोनों के नंबर अगर समान हैं तो एक बार जो एग्रीकल्चर वाला होगा बंदा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि ये रीजनल रूरल बैंक है। आपको गांव में काम करने का अनुभव होना चाहिए, गांव से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसका अनुभव होना चाहिए। तो अगर आपके पास इस तरह की डिग्रीज़ हैं, इन जो फील्ड हैं इनमें लेकर के डिग्रीज़ हैं, तो आपको एक बार प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने BA किया हुआ है किसी भी आर्ट के सब्जेक्ट से तो आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते। ये केवल एक बात कही जा रही कि उनको थोड़ा ज़्यादा एक स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाएगा, उनको पहले लिया जाएगा आपसे। ओके, तो इसकी टेंशन आप बहुत ज़्यादा मत लीजिए। बाकी जो दोनों चीज़ें हैं जो क्लर्क में थी वही हैं,
कि जो लोकल लैंग्वेज है उसमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए और डिज़ायरेबल वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। ओके, तो ये 2 चीज़ें हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है, कितना भी परसेंटेज हो। दूसरी बात क्या है, आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ के आरआरबी को लेकर के, और आपके पास मतलब आपको कंप्यूटर चलाना तो आता ही होगा आज के समय में। ओके, बस ये आपके सामने यही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो आप अगर फिट बैठ रहे हैं इसमें तो आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी टेंशन को लेकर के। बाकी ऑफिसर स्केल 2 यहाँ पे बात करें, इसमें बहुत सारे पोस्ट होती हैं, जैसे जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, तो सब के लिए अलग अलग है। जैसे जनरल बैंकिंग ऑफिसर है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंक या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। उसके अलावा फिर यहाँ पे एजुकेशनल यहाँ पे क्वालिफिकेशन है उसमें भी दिया गया है 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट और वो सारी चीज़ें। तो अगर आप इसमें आते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर है तो वहाँ पे जो आप कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर आपको C++, जावा ये सब आता है, VB वगैरह, PHP, तो आपको यहाँ पे एक प्रेफरेंस दी जाएगी और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप इसको भर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऑफिसर स्केल 1 और क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये सारी चीज़ें तो हो जाती हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, एंड द रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21/7/2020। मतलब अगर आप किसी भी यहाँ पे पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या बोर्ड से, मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक डिग्री होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने कहीं ऐसी जगह पढ़ाई की जिसको कहीं से मान्यता ही नहीं प्राप्त है, तो कोई मैटर नहीं करेगा, फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पे ये है कि आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप 3rd ईयर में हैं, 4th ईयर में, मतलब जो आपका फाइनल ईयर उसमें है, फाइनल ईयर में होने के साथ आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 21/7/2020 तक घोषित हो जाना चाहिए। ओके, मतलब आप 21/7/2020 तक आप ग्रेजुएट हो गए हों, इस बात का प्रमाण होना चाहिए आपके पास, तभी आप अप्लाई करिए। मतलब आपने अगर भरा है और आपका रिज़ल्ट मान लीजिए 22/7/2020 को आता है, तब आप जब जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वहाँ पे जब मांगा जाएगा और उसमें डेट देखी जाएगी, तब आपका वहाँ पे कैंसिल हो सकता है। ओके, तो ये याद रखिएगा कि आपका रिज़ल्ट 21/7/2020 तक आ गया हो, इससे पहले आ गया हो, पिछले साल ही आपने भरा, आपने ग्रेजुएशन के लिए, तो अच्छी बात है। ओके, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो यही सारी बातें हैं। बाकी यहाँ पे लिखा है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी हैविंग डिक्लेयर्ड रिजल्ट ऑन और बिफोर 21/7/2020 हैज़ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट। वही बताया जा रहा है कि आपको ये दिखाना होगा, सबमिट करना होगा कि आपका रिज़ल्ट इससे पहले आ चुका है। ओके, बाकी यहाँ पे कुछ बातें लिखी जा रही हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं कि कैसे परसेंटेज वगैरह निकालना है या फिर एग्रीगेट मार्क्स वगैरह निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कैसे करना है, ये सब बहुत सारी, मतलब बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, आप इसको खुद से भी देख सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैं दे दूंगा। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और आपका परसेंटेज 59.99% आ रहा है, तो आप इसको यही रखेंगे, इसको 60% की तरह ट्रीट आप नहीं करेंगे, ना तो वो ट्रीट करेंगे। ओके, तो इसको आप लेकर के टेंशन मत लीजिए, और इसको लेकर के ये टेंशन मत लीजिएगा 60% मार्क्स होने चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, ये केवल इंडिकेटिव है। ओके, जैसे 54.99% अगर आ रहा है तो यही आप लिखिए, ये मत लिखिए कि मेरा 55% है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। ओके, और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज का मतलब क्या है, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स हु हैव बीन ऑलरेडी स्टडीड द लैंग्वेज इन द स्टेट इन स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड 8 इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्कूल और हैविंग एनी सर्टिफिकेट टू इफेक्ट फॉर स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड 8 वुड बी कंसीडर प्रोफिशिएंट इन दैट लोकल लैंग्वेज। मतलब अगर आपने क्लास 8th में या फिर 8th के ऊपर उस लोकल लैंग्वेज को अपने स्कूल में पढ़ा हुआ है या फिर उसमें आपने टेस्ट दिया हुआ है, 8th या 8th से ऊपर, 8 से नीचे नहीं, 8th या 8 से ऊपर अगर आपने पढ़ा हुआ है, और आपके पास जैसे मान लीजिए आप हिंदी के लिए दे रहे हैं, तो आप 10th में अगर हैं, यहाँ पे यूपी में है तो यूपी बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया, CBSE बोर्ड से दिया, और आपकी एक लैंग्वेज हिंदी थी 10th में, तो वही एक सर्टिफिकेट होगा आपके लिए कि आप उस लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं, उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा।
लेकिन इसका जो दूसरा यहाँ पे पैरा है उसको पढ़ी लिखा है, वेयर द कैंडिडेट डज नॉट मीट द एफोर्सेड रिक्वायरमेंट इन लोकल लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, ही विल बी गिवन अ टाइम ऑफ 6 months from the date of joining to acquire the proficiency. The period can be extended by the board of RRBs within the framework of the rules and provided that such extension should not be beyond the probation period. यहाँ पे ये कहा जा रहा है, मान लीजिए आपके पास उसका अनुभव नहीं है, आपने 8th से पहले हिंदी नहीं पढ़ी है, 8th तक 8th या 8th के बाद नहीं पढ़ी हिंदी, और आप कहीं साउथ से आपने यहाँ से भर दिया है फॉर्म, तो आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा कि आप यहाँ की जो लोकल भाषा है, मतलब हिंदी अगर है तो आप उसमें अपनी प्रोफिशिएंसी हासिल कर सकें। उसका आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आप पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। आप अगर प्रोफिशिएंट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, और कह रहे हैं उस टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है आगे बोर्ड की अनुमति से, और वो जो बढ़ाए जाने का एक्सटेंशन होगा वो आपके प्रोबेशन पीरियड से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 2 साल से वो ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे पहले ही अगर आप प्रोफिशिएंट हो जाते हैं तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाते हैं तब फिर आपके लिए बुरी बात है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ें और यहाँ पे एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है उसको देख लें। तो एप्लीकेशन की फ़ीस है ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए 175 रुपये, SC, ST, PWBD कैंडिडेट्स के लिए, और 850 है बाकी सब के लिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 175 रुपये, SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, और 850 बाकी सब के लिए है। तो ये तो हो गई फ़ीस। ओके, अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होने वाला है एग्ज़ाम। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका प्री और मेंस ऐसे ही होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क की। तो इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, एक तो रीजनिंग होगा और दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम का मतलब ये हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, या फिर किस भाषा में होगा, तो ये उसी भाषा में होगा जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी वो भी एक उसमें सम्मिलित होगी ही होगी। वो कौन सी लैंग्वेज होगी मैं आपको आगे बताऊँगा, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, अगर आप गुजरात में तो गुजराती हो जाएगी एक लैंग्वेज, वहाँ में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकी लैंग्वेज तो है नहीं। जो क्वेश्चन है वो 40-40 क्वेश्चन होंगे, 40-40 नंबर के होंगे, 80 नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए आपको कंपोजिट समय दिया जाएगा 45 मिनट का। ध्यान रखिए, कंपोजिट समय मतलब दोनों के लिए सेपरेट अलग अलग टाइमिंग्स नहीं होंगी, आपको दोनों के लिए एक साथ ही समय दिया जाएगा 45 मिनट, जिसमें आप जितना चाहें कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 की प्रीलिम्स की, तो उसमें भी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, और इसमें भी वही मीडियम ऑफ एग्ज़ाम वही होगा जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे, दोनों के वैसे ही हैं, और इसमें भी जो कंपोजिट समय है वो 45 मिनट का, इसमें भी सेपरेट अलग से टाइमिंग नहीं होगी कि आपको रीजनिंग के लिए 20 मिनट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट, ऐसा नहीं, 45 मिनट का समय मिलेगा दोनों के लिए एक साथ ही, आप जिसको जब चाहें कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि आपको दोनों ही में पास होना पड़ेगा, मतलब सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे रखा जाएगा, आपको सेक्शनल कट ऑफ पास करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है तो वही केवल करिए बैठ करके, ये सोचिए कितने में आपका हो जाएगा, नहीं। रीजनिंग के भी जो आप मिनिमम कट ऑफ होता है उसको आपको पार करना पड़ेगा। कट ऑफ मेरे ख्याल से 7-8 नंबर का होता है, तो आपको दोनों पास करना पड़ेगा। एक में आपने बहुत अच्छे नंबर लाए, दूसरे में आपने कट ऑफ पास नहीं किया तो नहीं लिया जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। और आपकी कैटेगरी के हिसाब से जहाँ पे आप फॉर्म, यहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, वहाँ पे कैसी ज़रूरत है, कितने पोस्ट हैं, उसके अनुसार से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो आप याद रखिएगा, केवल सेक्शनल कट ऑफ नहीं पास करना होगा आपको, इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भी करना होगा ताकि आप मेरिट लिस्ट में नाम अपना बना सकें मेन एग्जामिनेशन के लिए। ओके, मान लीजिए आपने सेक्शनल कट ऑफ पास भी कर लिया और आपसे पहले भी 10,000 लोगों ने पास किया है, तो आपका 10,000वां नंबर आएगा। आपका नंबर अगर नहीं आया तो उसमें आप कोई शिकायत नहीं कर सकते कि आपने कट ऑफ पास किया था फिर क्यों नहीं आया नंबर। ओके, अगर हम मेन एग्जामिनेशन की बात करें, ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, तो इसमें रीजनिंग होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों में से एक आपको कोई ना कोई देना ही है, दोनों में से एक देना है, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज दीजिए चाहे आप हिंदी लैंग्वेज दीजिए, और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, ये 5 टेस्ट आपके होने हैं, और इसके लिए देखिए कंपोजिट समय दिया जा रहा है 2 घंटे का। ध्यान रखिए, जो समय है यहाँ भी मेन एग्जामिनेशन में भी कोई सेक्शनल यहाँ पे ऐसा समय नहीं दिया जा रहा है, सबके लिए सेपरेट टाइमिंग नहीं है, कंपोजिट समय है 2 घंटे का। और यहाँ पे सब क्वेश्चन देख लीजिए, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के,
इंग्लिश और हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, ओके, और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो टोटल 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 200 यहाँ पे प्रश्न होंगे आपके सामने। तो ये 200 नंबर आपके लिए डिसाइड करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा स्कोर करते हैं इसमें, उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, उतने ही आपके चांसेस होंगे सिलेक्शन के, क्योंकि क्लर्क में तो कोई इंटरव्यू होता नहीं है। तो आपके लिए जितना अच्छा आप एग्ज़ाम इसको देंगे, उतना ही आपके चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन के, ओके। इसी तरह अगर हम ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो वही सारे सेक्शंस हैं, कोई बदलाव इसमें नहीं है। बस यही है कि ऊपर में न्यूमेरिकल एबिलिटी है और इस ऑफिसर स्केल 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी में ज़्यादातर आपसे कैलकुलेशन वाली चीज़ें पूछी जाएंगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो यहाँ पे डीआई वगैरह ज़्यादातर रहता है, कुछ और भी सवाल इस तरह के रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर समझने के ऊपर जोर लगाया जाता है कि आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को कि नहीं, उस पर जोर रहता है। तो ये क्वेश्चन आपके सारे वही हैं, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे, कंपोजिट समय 2 घंटे का ही होगा, सेम वही रहेगा, बस लेवल में डिफरेंस रहेगा क्लर्क के और पीओ के लेवल में जैसा होता है, ओके। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ तो आप देख सकते हैं हर एक प्रदेश के लिए क्या यहाँ पे मीडियम ऑफ लैंग्वेज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर आंध्र प्रदेश में आप हैं तो इंग्लिश, हिंदी और उसके साथ साथ वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है तेलुगु, वो रहेगी। ऐसे ही हर एक प्रदेश के लिए है, तो आप इसको देख सकते हैं। आपके सामने ये विकल्प होगा कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें स्केल 2 और 3 की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके भी एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे हैं। अगर आप दे रहे हैं तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब हम आते हैं कि इंपॉर्टेंट बात जो कि क्या होती है, वो होती है पेनाल्टी की, कि क्या यहाँ पे जो रॉन्ग आंसर होगा उसके लिए हमारे नंबर कटेंगे। तो जी हाँ, यहाँ पे लिखा गया है एप्लीकेबल टू ऑल, मतलब प्रीलिम्स के लिए, मेंस और सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जो होगा उसके लिए स्केल 2 और 3 का। तो यहाँ पे सब के लिए एप्लीकेबल है कि 1/4 आपके नंबर कटेंगे अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो, ओके। तो चाहे आप प्री दे रहे हैं चाहे मेंस दे रहे हैं, अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है तो 1/4 नंबर कटेंगे। ध्यान रखिएगा 0.25 नहीं बोला है, क्या बोला है, 1/4, ओके। क्योंकि अगर 40 क्वेश्चन हैं और 50 नंबर के हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर से ज़्यादा का है, तो उसमें 1/4 नंबर आपके कटेंगे, 0.25 नहीं, ओके। फिर अगर हम कट ऑफ की बात करें, यहाँ पे कट ऑफ का यहाँ पे कैसे डिसीजन होगा, तो ये देखिए लिखा हुआ है ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या होगा कि जितने कैंडिडेट होंगे, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन टू बी कंसीडर्ड टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट। वही बात है कि जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें भी आपको हर एक सेक्शन में पास होना है। जो मिनिमम कट ऑफ होगा हर एक सेक्शन का, उसमें पास होना ज़रूरी है, तभी आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। भले ही आपने बहुत अच्छे नंबर ले रखे हैं, लेकिन किसी एक सेक्शन में आप फेल हो रखे हैं तो आपको वहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन ईच स्टेट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर प्रोविजनल अलॉटमेंट, कि जैसे ही जिस स्टेट में वैकेंसीज होंगी उस हिसाब से प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा और उसी हिसाब से उसकी लिस्ट बनेगी। किसी राज्य में अगर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है तो वहाँ जाहिर सी बात है ज़्यादा वहाँ पे अलॉटमेंट होगा, ओके। कहीं पे कम है तो वहाँ पे कम होगा। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि एक आपका यहाँ पे सिर्फ मिनिमम कट ऑफ लाना हर एक सेक्शन में इनफ नहीं होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको ओवरऑल भी अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, क्योंकि जो ओवरऑल कट ऑफ होगा वो बहुत हाई जाता है आजकल, तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे पेपर देना होगा। वहीं अगर अब मैं ऑफिसर स्केल 1 की बात करूँ तो इसमें आपको ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन वही है कि आपको हर एक सेक्शन में लाना है, तभी आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएँ, क्योंकि यहाँ पे पीओ में इंटरव्यू भी होता है। और अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी not exceeding 3 times of the declared vacancies in each state shall be called for interview। मतलब कि मान लीजिए स्टेट में 100 वैकेंसीज़ हैं, आपकी कैटेगरी मान लीजिए नॉन रिजर्व कैटेगरी है, तो इसके लिए 100 अगर वैकेंसीज़ हैं तो इसमें कह रहे हैं कि 300 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब हर एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा, हर एक कैटेगरी के, हर एक स्टेट के, जैसा जहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ओके। और फिर जब इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद मेंस और इंटरव्यू के नंबर को मिला करके आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर वहाँ पे देखा जाएगा, आपका नाम आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ओके। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ें तो एक बात यहाँ पे क्या लिखी गई है, स्कोर ऑब्टेन इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप भर रहे हैं तो केवल जो मेन एग्जामिनेशन में आप नंबर पाएंगे वही केवल कंसीडर किया जाएगा आपकी मेरिट के लिए।
प्रीलिम्स में आप भले ही बहुत अच्छे नंबर पाए रहें, केवल वो पासिंग होता है, आपको पास करना होता है मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो मेन एग्जामिनेशन में आपको मेहनत करनी होगी। और अगर हम स्केल 1 की बात करें तो इंटरव्यू और मेन एग्जामिनेशन जो होगा उसके दोनों के नंबर मिला करके आपकी मेरिट लिस्ट बननी है, तो दोनों में आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे बातें बताई गई हैं कोविड-19 को लेकर के कि आपको कैसे यहाँ पे सावधानी बरतनी है। और उसके बाद इंटरव्यू जो होगा उसकी बात यहाँ पे हम कर लें तो इंटरव्यू मैंने आपको बता ही दिया कि जो 3 गुना होगा वो आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। और यहाँ पे जो भी इंटरव्यू की डेट होगी, सेंटर होगा, वो सारी चीज़ें आपको पहले से बता दी जाएंगी। और फिर उसमें आप अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकते कि अरे मैं तो यहाँ पे चला हूँ सर, यहाँ पे आप मेरा इंटरव्यू करवा दीजिए, मैं तो इस स्टेट में हूँ, वो सब नहीं होता। ओके, तो आपको पहले बता दिया जाएगा, वो सब चेंज नहीं होगा, तो आपको खुद से ही मैनेज करके रखना है। जो इंटरव्यू लिखा है द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100 नंबर होंगे। और इसमें भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे पास कर मतलब लाने होंगे, मतलब लगभग 40 नंबर आपको यहाँ पे कम से कम पासिंग के लिए लाने होंगे। इससे कम नंबर अगर आपके आते हैं तो आपको फिर आगे के लिए नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो पासिंग मार्क इसमें भी चाहिए आपको, तो इंटरव्यू आप अच्छे से दीजिए। फिर उसके बाद इंटरव्यू और मेंस को लेकर के 80:20 का रेशियो लिया जाएगा। और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी 100 नंबर के आधार पे कि 80 जो वेटेज रेशियो है वो आपके मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जितने नंबर है उसका है, 20 आपके इंटरव्यू का रेशियो लिया जाएगा और फिर उसी के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, तो आपको दोनों ही मेंटेन करके रखना है, तभी आपका नंबर यहाँ पे आ सकता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने यहाँ पे लिख दी गई हैं। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड क्वालिफाई इन बोथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड कॉमन इंटरव्यू बी सफिशिएंटली हाई इन द मेरिट टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर सब्सिक्वेंट प्रोविजनल अलॉटमेंट प्रोसेस। मतलब आपको दोनों में ही बहुत हाई नंबर लाने हैं ताकि आपका नाम मेरिट में आ सके। वही बात है कि जितना अच्छे आपके नंबर होंगे उतने ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके नौकरी करने के। ओके, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए लेके आने हैं वो सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। और हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी चीज़ें हैं, कैसे अप्लाई करना है सबको पता ही रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है कैसे अप्लाई करना है। और हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, कोई बात नहीं है। और आगे बढ़ते हैं और क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से तो सारी चीज़ें पहले ही हो चुकी हैं। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि डेट कब कब है। ओके, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हुआ है, मतलब 1/7 से स्टार्ट हुआ है, 21/7 तक चलेगा ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। वही समय है फ़ीस जमा करने का भी। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसके लिए कॉल लेटर आपको अगस्त में मिलेगा और सितंबर अक्टूबर में प्रीलिम्स एग्ज़ाम होंगे आपके। ओके, याद रखिएगा, ऊपर जो डेट है ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की है। ओके, तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम आपके होंगे। अभी एग्जैक्ट डेट इसकी नहीं पता है, देखना पड़ेगा आगे। अगर कुछ सारी मतलब जो परिस्थितियां अगर और ख़राब नहीं होती हैं कोविड-19 को लेकर के तो एग्ज़ाम सही समय पे आपके हो जाएंगे सितंबर से अक्टूबर को लेकर के। और जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर 2020 में आ जाएगा। फिर जो मेन एग्जामिनेशन है अक्टूबर नवंबर में, उसके लिए आपके सामने आ जाएगा एडमिट कार्ड, कॉल लेटर। और जो मेन एग्जामिनेशन होगा सिंगल वाला यहाँ पे वो तो लिखा हुआ है अक्टूबर नवंबर। सबकी डेट जो है जितने भी मेन एग्जामिनेशन हैं सबकी जो डेट है वो अक्टूबर नवंबर में ही यहाँ पे डिसाइडेड हैं अभी तक। ओके, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपका यहाँ पे जनवरी 2021 में होगा अगर सारी चीज़ें सही समय पे होती रही तो। अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो वो सितंबर अक्टूबर में है, मतलब आज से लगभग आपके सामने 2 महीने का समय है। अगर आपने तैयारी छोड़ रखी है, आप अपने घर पे पहुंच चुके हैं, तो तैयारियों को अपनी फिर से शुरुआत उसकी कर दीजिए क्योंकि एग्ज़ामिनेशन होंगे। मैंने आपके सामने एक पोस्ट पहले भी शेयर करी थी कि टीसीएस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली एग्ज़ामिनेशन कराने की। कोविड-19 के इस मतलब जो चल रखा है पेंडेमिक, उसमें भी वो पूरी तैयारी कर चुके हैं कैसे एग्ज़ामिनेशन कराना है कॉन्टैक्टलेस। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। अब अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपके समय फिर ऐसा ना हो कि आप इसी वहापों में रहें कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा और फिर अचानक से एग्ज़ाम की डेट भी आ जाए और आपकी तैयारी ना हुई रहे। ओके, फिर तो वो बुरी बात होगी। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे बाकी चीज़ें आपको पता ही हैं कि डेट में चेंजेस हो सकते हैं आगे। यहाँ पे अगर आप देखिए वैकेंसीज़ के लिए, तो वैकेंसीज़ यहाँ पे हर एक प्रदेश में अलग अलग हैं। आप देख सकते हैं सारी वैकेंसीज़ कि SC ST OBC EWS जनरल के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर एक प्रदेश के हर एक जो भी ग्रामीण बैंक पार्टिसिपेटिंग उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ की अगर बात करूँ मैं तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे मुझे दिखती है उत्तर प्रदेश के आर्यावर्त बैंक में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होगा आप यहीं से फॉर्म भरिए,
आप ये भी देखिएगा कि अगर वैकेंसी सबसे ज़्यादा है तो यहीं पे सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन भी होने वाला है, सबसे ज़्यादा हाई मेरिट भी यहीं पे जाएगी। ओके, ये तो ऑफिस असिस्टेंट का था। यही हाल कुछ ऑफिसर स्केल 1 का भी है। उत्तर प्रदेश के इन्हीं दोनों बैंकों में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ से तो आपके लिए अच्छी बात है, आप अच्छे से पढ़ाई करके इसको दे सकते हैं और निकाल सकते हैं एग्ज़ाम को। तो ये तो हो जाता है पूरा नोटिफिकेशन। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई डिटेल में, क्या होना है, कैसे होना है, क्या क्या आप बदलाव किए गए हैं, कैसे आपको एग्ज़ाम को देना है। बाकी आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है। बाकी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। अब आपको अगर अपनी एज को लेकर के टेंशन है कि क्या है, मेरी एज कितनी है, मैं एग्जाम दे सकता हूँ कि नहीं, वो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आप किसी के लिए छोड़िए नहीं कि वो कैलकुलेट करके बताए। सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई हैं और उसके बीच में अगर आप आते हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं दे सकते। सिंपल सी इतनी बात है। बाकी उसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। और आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके, चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो आप अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। अब समय बहुत ही कम है, एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद एक के बाद एक एग्ज़ाम ही आने हैं। IBPS RRB आया है, फिर IBPS PO आ जाएगा, क्लर्क आ जाएगा, फिर समय नहीं बचेगा। ओके, तो तैयारियां अपनी स्टार्ट करिए। बाकी आपके तैयारियों के लिए मैं वीडियोस लाता रहूँगा, तो आप स्टडी स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव नाइस डे एंड बाय।